गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 उपभोक्ता व्यवहार का सिद्धांत पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पढ़ा कि उपभोक्ता का सिद्धांत क्या होता है, उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत क्या होता है, उपभोक्ता का व्यवहार कैसा होता है, बजट सेट क्या होता है, बजट रेखा कैसे कहते हैं, अंतिमान वक्र क्या होता है, उसमें क्या क्या विशेषताएँ होती हैं, और उपभोक्ता का फलन या उपभोक्ता का संतुलन कहाँ पर होता है। आज हम पढ़ेंगे मांग। मांग किसे कहते हैं। मांग पढ़ने से पहले आप एक एग्जाम्पल लीजिए। देखिए, एक होती है हमारी इच्छा, जिसे हम पूरी करना चाहते हैं कि मैं ये चाहती हूँ, मेरी ये विश है। मांगते हैं ना कि आपकी कोई विश है तो मांग लो, तो वो आपकी इच्छा होती है। एक होती है आपकी आवश्यकता, कि ऐसी मूलभूत चीज़ें हैं जिनके बिना आप रह नहीं सकते, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य। ये आपकी आवश्यकता हो गई, इच्छा हो गई, आवश्यकता हो गई। वांट होती है कि हम कुछ चाहते हैं, हम चाह रहे हैं उसको, हमारे पास पैसे भी हैं लेकिन हम पैसे को खर्च नहीं करते, तो वो वांट हो गई। लेकिन अगर हम कोई वस्तु को चाहते हैं, हमें पसंद है और हम उसको खरीदने के लिए पैसे देने को उसी वक्त पे तैयार हो जाएं, तो वो हमारी मांग बन जाती है। ये मैंने जो आपको 4 शब्द सिखाए, ये हमेशा आप सिनोनियम्स की तरह या कहूँ मैं पर्यायवाची की तरह प्रयोग में लिए जाते हैं, जबकि इन चारों का अलग अलग अर्थ है। इच्छा, वांट, आवश्यकता और मांग, इन सब का अलग अलग अर्थ है। इसमें सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव या सबसे ज़्यादा प्रभावशाली मांग होती है। मांग हम तब करते हैं जब हम किसी वस्तु को खरीदने के लिए तैयार हों, तत्पर हों और पैसा देने को भी तैयार हों उसी वक्त पे और उसी समय पर, तो वो हमारी क्या बन जाती है, मांग बन जाती है। जैसे सपोज़ कीजिए कि मुझे कोई गाड़ी खरीदनी है, ठीक है। अब मैंने सोचा मुझे तो सियाज मिलनी चाहिए, मैं सियाज खरीदने की सोच रही हूँ, ये मेरी इच्छा है कि मैं सियाज खरीदूँ। लेकिन अब मैं पैसे नहीं खर्च करी तो क्या वो मेरी मांग बनेगी? नहीं। जब मैं सियाज खरीदने की मेरी इच्छा है और मैं पैसे हैं मेरे पास और पैसा खर्च करने के लिए तैयार हूँ, और उसी टाइम जितने में मुझे वो मिल रही है मैं उतने पैसे उसको देने के लिए तैयार हूँ, उसी टाइम पर, उसी समय पर, उसी कीमत को देने को तैयार हूँ, तो वो मेरी क्या बन जाएगी, अपने आप ही मांग बन जाएगी। पूर्व खंड में हमने उपभोक्ता की चयन समस्या को पढ़ा तथा वस्तुओं की कीमतों और उपभोक्ता की आय और उसके अधिमानों की दी हुई स्थिति में उपभोक्ता के इष्टतम बंडल की व्युत्पत्ति ही हमने देखा कि वस्तु की मात्रा जिसका चयन उपभोक्ता इष्टतम रूप में करता है, वस्तु की अपनी कीमत, अन्य वस्तुओं की कीमत, उपभोक्ता की आय, उसकी रुचि, अधिमानों पर निर्भर करता है। इनमें से एक या एक से अधिक परिवर्तन होता है तो उपभोक्ता द्वारा चयनित वस्तु की मात्रा में भी परिवर्तन आने की संभावना है। जहां हम इनमें से एक समय एक परिवर्तन को बदल कर अध्ययन करते हैं और कैसे उपभोक्ता द्वारा चयनित वस्तु को मात्रा इस परिवर्तन के संबंध है। अब देखिए इसका क्या मतलब है। इसका कहने का मतलब है कि हमारी जो मांग होती है ये निर्भर करती है कुछ पॉइंट्स पर। जैसे दूसरी वस्तु की मांग क्या है कि अगर आप चाय और कॉफ़ी ले रहे हैं और चाय की कीमतें बढ़ जाएं तो आप क्या पीना शुरू कर देंगे, कॉफ़ी पीना शुरू कर देंगे और चाय कम कर देंगे या चाय बंद कर देंगे। तो ये आपका क्या असर पड़ा कि हमारी कॉफ़ी की जो कीमतें थी वो कम थी किसकी तुलना में, चाय की तुलना में। अगर आपकी आय बढ़ जाती है, आपकी इनकम बहुत ज़्यादा होती है, तो आप क्या खरीदना शुरू करोगे, वो वस्तु खरीदना शुरू करोगे जो आपके बहुत से पहले बाहर थी, अब आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा खरीद सकते हो। आपकी पसंद में कोई बदलाव आ गया, क्या आपने देखा कि बाज़ार में कोई नई ड्रेस आई है, नई कपड़े आए हैं, तो मैं उस नए ट्रेंड को अपनाऊं, तो आप उसके लिए अपनी मांग को, अपनी रुचि को बढ़ा दोगे और उसको खरीद लोगे। जहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा है वहाँ पे लोग सामान भी ज़्यादा खरीदेंगे तो मांग बढ़ जाएगी, और जहाँ जनसंख्या कम है वहाँ पर लोग सामान कम खरीदेंगे तो मांग कम हो जाएगी। अब जनसंख्या में हो सकता है कि महिलाओं की जनसंख्या ज़्यादा हो, तो जहाँ फीमेल की जनसंख्या ज़्यादा है या उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है तो क्या होगा कि वहाँ पर कॉस्मेटिक्स की, साड़ी, सूट्स, लड़कियों के जितने भी चीज़ कॉस्मेटिक या कुछ भी सामान होते हैं उसकी डिमांड ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब मांग फलन किसे कहते हैं। देखिए, मांग फलन को हम सीधी तरीके से पढ़ेंगे, इतना हम नहीं उलझेंगे, आपको सिर्फ याद रखना है ये हमारा मांग है डी। अब मांग किस पर डिपेंड करती है, पहली बात तो वस्तु की कीमत पर डिपेंड करती है। वस्तु की कीमत कितनी है, अगर वस्तु की कीमत कम है तो हम उस वस्तु को ज़्यादा खरीदेंगे और कीमत ज़्यादा है तो वस्तु कम खरीदेंगे।
दूसरी पी वाई, पी वाई क्या है, दूसरी वस्तु की कीमत। अगर दूसरी वस्तु की कीमत कम है पहली वस्तु की तुलना में, जैसे मैंने आपको बताया ना कि चाय की कीमतें बढ़ गई तो हमने किसका यूज़ करना शुरू किया, कॉफ़ी का, क्योंकि कॉफ़ी की कीमतें कम है तो वो क्या है, दूसरी वस्तु की कीमत। फिर है उपभोक्ता की आय, अगर आय बढ़ जाती है तो हमारी मांग भी बढ़ जाएगी, अगर आय कम हो जाती है तो हमारी उस वस्तु के लिए मांग भी कम हो जाएगी। फिर आई जीवन की प्रत्याशाएँ, भविष्य की प्रत्याशाएँ, भविष्य की प्रत्याशाएँ क्या होती हैं कि अगर मुझे लगता है कि भविष्य में कोई वस्तु महंगी हो जाएगी तो मैं भी खरीदूंगी, और लगता है कि सस्ती हो जाएगी तो मैं बाद में खरीदूंगी। जैसे आपने देखा होगा कि बीच में टमाटर और प्याज की कीमतें बढ़ गई। अब मुझे पता है कि कीमतें बढ़ रही हैं और मुझे लग रहा है कि आगे भी बढ़ जाएंगी, तो मैं क्या करूँगी, आज ही बाज़ार से प्याज और टमाटर खरीद लूँगी। और अगर मुझे पता चला कि कल कम हो जाएगी तो मैं आज नहीं खरीदूँगी, कब खरीदूँगी, अगले दिन खरीदूँगी। फिर होती है जनसंख्या। जनसंख्या क्या कहती है कि अगर जनसंख्या ज़्यादा है तो ज़्यादा मांग होगी और कम है तो कम होगी। फिर टेस्ट, आपकी रुचि, आपकी पसंद क्या है, अगर आपकी पसंद है उस वस्तु के लिए तो आप उसे ज़्यादा खरीदोगे, और अगर टेस्ट बदल गया तो उसे कम खरीदोगे। फैशन, जो चीज़ फैशन में है उसको आप ज़्यादा खरीदोगे, जो फैशन से बाहर होगी उसको आप कम खरीदेंगे। फिर आया मौसम, वेदर, डब्लू, ठीक है। मौसम है, अगर गर्मी है तो गर्मी के कपड़े खरीदोगे, और सर्दी है तो सर्दी के कपड़े खरीदोगे। अगर गर्मी है तो एसी की डिमांड ज़्यादा होगी, पंखों की डिमांड ज़्यादा होगी, अगर सर्दी है तो इनकी डिमांड कम होगी। तो ये सभी जो चीज़ें हैं ये किस पे डिपेंड, ये किससे निर्धारित है, इस पे कौन निर्भर है, इस पे मांग निर्भर करती है। मांग इन सभी फैक्टर्स पे निर्भर करती है, ये सभी कारक मांग को प्रभावित करते हैं, ठीक है। इसलिए इसे हम इकट्ठा क्या बोलेंगे, एक साथ मांग फलन कहते हैं। क्या कहेंगे इसको, मांग फलन, ठीक है। डी इक्वल्स टू एफ ब्रैकेट पी पी वाई वाई ई पी टी एफ डब्ल्यू। क्या मतलब है इसका, डी का मतलब है मांग, एफ का मतलब फलन, पी का मतलब कीमत, पी वाई का मतलब दूसरे वस्तु की कीमत, वाई का मतलब उपभोक्ता की आय, ई का मतलब भविष्य की प्रत्याशा, फिर उसके बाद पी का मतलब पॉपुलेशन, जनसंख्या, टी का मतलब आपकी पसंद, रुचि, एफ का मतलब फैशन, और डब्ल्यू का मतलब मौसम, ठीक है। ये आपका मांग फलन कहलाता है। फलन किसी दो परिणय x और y के संबंध में विचार है। y इज अ फंक्शन ऑफ x, दो परिवर्तन x और y के बीच इस प्रकार संबंध, मतलब कहने का मतलब क्या है कि फलन क्या बता रहा है, मांग और मांग को प्रभावित करने वाले कारकों के बीच में संबंध को बताता है। जो मैं आपको बोल रही हूँ, जो मैंने आपको परिभाषाएं बोली हैं, आप उनको सुनकर कॉपी में लिखिए तो आपको अच्छे से इसको याद होगा और आप अच्छे से समझ पाओगे। क्योंकि कुछ लैंग्वेज क्या होती है, कभी कभी बुक्स में टफ़ होती हैं, और टीचर का काम ये होता है कि उस टफ़ लैंग्वेज को बच्चे को ईजी लैंग्वेज में बता के एक सिंपल तरीके से उस कंसेप्ट को क्लियर करे, जिससे उसके दिमाग में वो कंसेप्ट क्लियर रहे। नहीं तो क्या होता है कि उसके दिमाग में वो कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाता और फिर वो आगे तक परेशान रहता है, फिर कहता है इकोनॉमिक्स बहुत बुरा सब्जेक्ट है, जबकि इकोनॉमिक्स बहुत अच्छा और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है अगर आप इंटरेस्ट के साथ पढ़ें तो। y के अद्वितीय मूल्य निर्धारित करता है, क्योंकि y का मूल्य x के मूल्य पर निर्भर करता है, अतः y की परतंत्र परिवर्त है तथा x को स्वतंत्र परिवर्त कहता है। मतलब कहने का मतलब यह है कि जो d है ये क्या है, ये स्वतंत्र है, ये असवतंत्र, मतलब ये स्वतंत्र नहीं है, ये निर्भर करता है किन पर, इन सभी कारकों पर निर्भर करता है। अगर इनमें कोई परिवर्तन आया तो मांग में भी परिवर्तन आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, ये प्लॉटिंग कर रखिए, इसका आपका कोई मतलब नहीं है, हम आगे पढ़ेंगे। अब किसी फलन का ग्राफीय प्रस्तुतिकरण, फलन का ग्राफीय ये भी नहीं करना अपने को। अब अपना मेन है मांग वक्र तथा मांग का नियम। अब मांग वक्र क्या होता है, मांग का नियम क्या होता है, इसको पढ़ने से पहले हम कुछ दो चार चीज़ें जो इसमें नहीं है वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, मांग दो तरीके की होती है, एक होती है व्यक्तिगत मांग और एक होती है बाजार मांग। व्यक्तिगत मांग वो होती है जब एक व्यक्ति के द्वारा की जाती है, कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को या एक उपभोक्ता किसी वस्तु को एक निश्चित कीमत और निश्चित समय पर लेने को तत्पर हो, तो वो व्यक्तिगत मांग होती है। एक होती है बाजार मांग, जब बहुत सारे उपभोक्ता, 2 या 3 उपभोक्ता
किसी वस्तु को एक निश्चित समय एक निश्चित कीमत पर लेने के लिए तत्पर हो तो वो क्या बन जाती है, बाजार मांग बन जाती है। अब मांग दो तरीके की होती है तो अनुसूची भी दो तरह की होती है। अब अनुसूची क्या होगी, अनुसूची क्या होती है कि हमने पढ़ा कि मांग क्या बताती है, मांग संबंध बताती है कीमत में और मात्रा में। तो जिस संबंध को हम टेबल के सहारे बताएंगे तो वो क्या बन जाएगी, अनुसूची। अगर मैं व्यक्तिगत मांग के बताऊंगी टेबल के सहारे तो वो व्यक्तिगत अनुसूची कहलाएगी, और अगर बाजार मांग के बताऊंगी तो वो बाजार अनुसूची कहलाएगी। अब देखिए कैसे, जैसे बाजार में एक उपभोक्ता जिसका नाम है ए, ठीक है, ये उसकी कीमत और ये उसकी मात्रा। तो उसने 1 रुपये में 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 1 रुपये कीमत थी वस्तु की तो उसने 8 खरीदी। 2 रुपये हुई तो उसने कितनी खरीदी, 7 खरीदी। 3 हुई तो 6 और 4 हुई तो 5 ही खरीदी। ठीक है, तो इसने इसने अलग अलग कीमत पर अलग अलग अपनी मांग करी। अब ये अगर हम एक व्यक्ति की बात करें कि एक उपभोक्ता ही है और एक उपभोक्ता के बारे में बता रहे हैं तो क्या बता रहे हैं, एक उपभोक्ता ने अलग अलग कीमतों पर अलग अलग मात्रा की मांग करी वस्तु की, एक निश्चित समय पर एक निश्चित कीमत पर। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगी, व्यक्तिगत अनुसूची कहलाएगी। अब एक और उपभोक्ता आ गया, वो बाजार में अकेला नहीं था। अब उसने क्या करा, उसने कहा, ये उपभोक्ता बी, इसने क्या मांगा, इसने मांगा 8 तक हो गया ना यहाँ पे। अब देखो इसने क्या माना ना, 9 10 11 12। अब इसने क्या करा, इसने 1 रुपये में 12 मांगी, 2 रुपये पे 11 मांगी, 3 रुपये पे 10 मांगी और 4 रुपये पे 9 मांगी। मतलब इसने क्या करी, इसने जैसे जैसे कीमतें कम होती गई मात्रा बढ़ाता चला गया, और जैसे जैसे कीमतें बढ़ती गई मात्रा कम करता चला गया। तो अब ये अनुसूची कौन सी बन गई, ये बाजार अनुसूची बन गई, क्योंकि अब बाजार में कितने उपभोक्ता हैं, 2 उपभोक्ता हैं। अब मैं उसको पहले ए की बात करेंगे या बी की अलग से बात करेंगे तो ये व्यक्तिगत है, लेकिन अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो ये क्या बन जाएगी, बाजार। कैसे, 7, पहले वाला कितना दे रहा है, 8 ले रहा था ना, 8 और 12 कितने हुए, 20। 11 और 7 कितने हुए, 11 और 7 कितने हुए, 18। फिर 10 और 16, फिर 9 और 14। ठीक है, तो ये 1 रुपये में बाजार में कितना बिका, 20। 2 रुपये में कितना बिके, 18। 3 रुपये में कितना बिका, 16। और 4 रुपये में कितना बिका, 14। तो ये जो इकट्ठी बनाई ये कौन सी बनी, ये बाजार अनुसूची। और ये दोनों जो अलग अलग हैं ये कौन सी सूची है, ये उपभोक्ता अनुसूची है। अब हमें पढ़ना है कि मांग वक्र या मांग का नियम क्या होता है। जब हम इस अनुसूची को एक वक्र पे बताते हैं तो वो मांग वक्र कहलाता है। मांग का नियम क्या होता है, मांग का नियम ये कहता है कि अन्य बातें समान रहने पर कीमत के घटने पर मात्रा बढ़ जाएगी और कीमत के बढ़ने पर मात्रा घट जाएगी। मतलब विपरीत संबंध होता है। अब आप बाजार में, इसको रटने वाली कोई बात नहीं है, आप बाजार में जाओगे, कौन सी वस्तु सबसे ज़्यादा खरीदोगे, जो महंगी है वो या जो सस्ती है वो। ऑब्वियस है, सस्ती वस्तु हम सबसे ज़्यादा खरीदेंगे और जो महंगी है उससे कम खरीदेंगे। तो ऐसे ही होता है कि कीमतें कम होती हैं तो मात्रा बढ़ जाएगी और कीमतें ज़्यादा होंगी तो मात्रा घट जाएगी। और ये जो बताता है इसे हम क्या कहते हैं, मांग का नियम। और इसमें एक बात आपको याद रखनी है कि इसमें क्या है, अन्य बातें समान रहने पर। अन्य बातें क्या थी, हमने मांग फलन पढ़ा था। मांग फलन में हमने पढ़ा था कीमत होती है वस्तु की, दूसरी वस्तु की कीमत होती है, उपभोक्ता की आय होती है। तो इसमें हमने क्या ली, सिर्फ वस्तु की कीमत ली है जो पहले नंबर पे थी। बाकी सब क्या है, अन्य बातें समान रहने पर। सभी कारकों को हमने कह दिया चुपचाप बैठ जाओ, तुम्हें बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो कौन बोलेगा, वस्तु की कीमत बोलेगी। चाय की कीमत अगर बढ़ रही है तो सिर्फ चाय की कीमत ही बोलेगी, कॉफ़ी की कीमत नहीं बोलेगी। उपभोक्ता की आय नहीं बोलेगी, फैशन में कोई बदलाव हुआ वो नहीं, आपकी पसंद में कोई बदलाव हुआ वो भी नहीं, वो कुछ नहीं आएगा, सिर्फ क्या आएगी, कीमत आएगी। तो मांग का नियम क्या कहता है, मांग का नियम कहता है अन्य बातें समान रहने पर कीमत के घटने पर मात्रा बढ़ जाती है और कीमत के बढ़ने पर मांग की मात्रा घट जाती है। ठीक है, यहाँ तक आपका हो गया। अब जब हम मांग का नियम को एक वक्र के सहारे बताते हैं तो वो क्या बनता है, हमारा मांग वक्र बनता है। मांग वक्र ये हमारा क्या है, मांग वक्र। ये नीचे की तरफ जाता हुआ क्यों है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि वस्तु ज़्यादा होगी, मतलब कीमत ज़्यादा होगी। 4 रुपये पड़ा था, 4 रुपये पे कितना खरीदा था वो, सिर्फ 5 खरीदा था। ठीक है,
फिर उसके बाद वो 3 पर आया, 3 पर उसने कितना खरीदा, 6 खरीदा। फिर वो 2 पर आया, 2 पर कितना खरीदा, 7 खरीदा। और जब वो 1 पर आया तो उसने कितना खरीदा, 8 खरीदा। तो जैसे जैसे वो, ये है ना, अब जैसे जैसे वो ऊपर जाता जाएगा, जैसे जैसे कीमतें घटती जाएंगी वैसे वैसे मात्रा बढ़ती जाएगी। देखो कीमत घट रही है, 1 रुपये रह गया, 1 पे कितना खरीदा है, 8। और जैसे जैसे कीमतें बढ़ती जाएंगी, कितनी हुई, 4। अब 4 पे कितना खरीदा है, सिर्फ 5। तो वैसे वैसे मात्रा घटती जाएगी। तो ये संबंध कौन बताता है, मांग वक्र बताता है। मांग वक्र हमेशा नीचे की तरफ गिरता हुआ होता है। यदि अब इसको पढ़ लेते हैं, मांग वक्र तथा मांग का नियम। यदि दूसरी वस्तु की कीमतें उपभोक्ता की आय तथा उसकी अभिरुचि और अधिमान परिवर्तित रहते हैं तो किसी वस्तु की मात्रा उसके उपभोक्ता इष्टतम रूप से चयन करता है, पूरी तरह से उसकी कीमत पर निर्भर हो जाती है। किसी वस्तु की मात्रा के लिए उपभोक्ता का इष्टतम चयन तथा उसकी कीमत में संबंध अत्यंत महत्वपूर्ण है तथा ये संबंध मांग फलन कहलाता है। ये मैंने आपको बताया था, मांग फलन D=P/F, यहाँ हमने लिखा था अभी, एक मिनट सर मैंने रब कर दिया, ये रहा, ये मांग फलन है आपका। किसी वस्तु की मात्रा के लिए उपभोक्ता का इष्टतम चयन तथा संबंध अत्यंत महत्वपूर्ण है तथा इस संबंध को मांग फलन कहते हैं। इस प्रकार किसी वस्तु के लिए उपभोक्ता का मांग फलन वस्तु की वह मात्रा दर्शाता है, वह उन्हीं प्रकार किसी वस्तु के लिए उपभोक्ता का मांग फलन वस्तु की वह मात्रा दर्शाता है, वह अन्य वस्तुओं के लिए पूर्वतः रहने पर उपभोक्ता कीमत के विभिन्न स्तरों पर उसका चयन करता है। हमने पढ़ा था, अभी टेबल बनाई थी कि 1 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये, 4 रुपये प्राइस था, तो उसने कितनी मांग करी थी वस्तु की। उपभोक्ता की मांग उसकी कीमत का एक फलन है के रूप में इस प्रकार दर्शाते हैं। देखो उपभोक्ता की मांग मतलब किसके ऊपर डिपेंड करती है, उसके कीमत पर डिपेंड करती है। आप इसको कैसे भी लिख सकते हैं, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, D इज द फंक्शन ऑफ P। ठीक है, तो आप उसको कैसे भी लिख सकते हैं। जहाँ Q मात्रा को इंगित करता तथा P वस्तु की कीमत इंगित करता है। मांग फलन को ग्राफिक रूप में भी दर्शाया जा सकता है, जैसे कि रेखा चित्र 2.11 में दर्शाया गया मांग फलन का चित्रण मांग वक्र कहलाता है। देखो मांग फलन जो था उसका जो चित्र किया हमने, अनुसूची का जो चित्र किया वो मांग वक्र कहलाता है। हमेशा नीचे की तरफ होता है, कभी भी ये किसी भी अक्ष को नहीं छुएगा। उपभोक्ता किसी वस्तु के लिए मांग तथा उस वस्तु की कीमत के बीच संबंध साधारणतः नकारात्मक होता है। नकारात्मक क्यों होता है, क्योंकि ये नीचे गिरता हुआ है। देखो नकारात्मक आप हमेशा याद रखना। मैं आपको एक चीज़ याद ला देती हूँ कि देखिए मैंने क्या कहा था, कीमत के गिरने पर मात्रा बढ़ जाएगी और कीमत के बढ़ने पर मात्रा घट जाएगी, मात्रा घट जाएगी। ठीक है, ये बताया था। अब ये दोनों एरो अपोजिट डायरेक्शन में, जब अपोजिट डायरेक्शन में एरो हो तो उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है कि बीच में जो संबंध है वो कैसा है, वो संबंध आपका विपरीत संबंध को दर्शाता है। ये देखने के लिए कि ऐसा क्यों है, एक उपभोक्ता को लीजिए जिसकी आय M है और दोनों वस्तुओं की कीमत P1 P2 है। मान लीजिए इस वस्तु में उपभोक्ता का इष्टतम बंडल X1 X2 है। अब देखें कि डेल P1 की मात्रा में साथ वस्तु 1 की कीमत में गिरावट आने के साथ वस्तु 1 की नई कीमत P1 माइनस डेल P1 है। ध्यान दीजिए कि कीमत परिवर्तन के 2 प्रभाव है। पहला, वस्तु 1 वस्तु 2 से पहले की तुलना में सस्ती बन जाती है। ठीक है, कि मैंने आपको बताया चाय और कॉफ़ी है, तो चाय जो है वो महंगी हो गई क्योंकि उसकी कीमतें बढ़ गई और कॉफ़ी सस्ती हो गई क्योंकि उसकी कीमतें चाय की तुलना में कम है। उपभोक्ता की क्रय शक्ति बढ़ जाती है। कीमत में परिवर्तन के लिए फलस्वरूप पहले समान द्रव्य से ही वह अधिक मात्रा में वस्तु की खरीद सकते हैं और विशेष रूप से ये M से कम व्यय करके पहले वाले बंडल को खरीद सकते हैं। देखो मैंने क्या बताया आपको कि ये जो वक्र है मांग वक्र, ये नकारात्मक है। अब ये नकारात्मक है तो ये ऐसा ऋणात्मक क्यों है, नीचे की तरफ गिरता हुआ क्यों है, तो इसका पहला रीज़न क्या है, सबसे पहला रीज़न मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पर सीमांत उपयोगिता जो है वो हास्यमान सीमांत उपयोगिता का नियम लागू होता है। मैंने आपको हास्यमान सीमांत उपयोगिता का नियम कराया था, आपको याद होगा, जिसमें मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि गोलगप्पे हैं और हम गोलगप्पे की मात्रा जैसे जैसे बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमें उसको खाने का मन नहीं करेगा और उसकी जो इच्छा है वो गिरती जाएगी। मतलब
अगर एक गोलगप्पा खाएंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, दूसरा खाएंगे, तीसरा खाएंगे, चौथा खाएंगे, पांचवा खाएंगे, छठे सातवें में हमारी हालत खराब हो जाएगी। हम गोलगप्पा खाना मतलब वो गोलगप्पे हमको इतने संतुष्टि नहीं दे पाएंगे, इतना अच्छा नहीं लगेगा जितना हमें पहला वाला लगा था। ठीक है, तो हास्यमान सीमांत उपयोगिता का नियम लागू होता है, जिसका मतलब क्या होता है कि वस्तु की मात्रा को जितना हम बढ़ाएंगे हमारी उतनी सीमांत उपयोगिता गिरती जाएगी। फिर दूसरा वाला क्या होता है, दूसरा होता है प्रतिस्थापन प्रभाव। प्रतिस्थापन प्रभाव क्या होता है कि जब हम किसी वस्तु की जगह दूसरी वस्तु का उपयोग करते हैं, जैसे मैंने क्या एग्जांपल दिया, चाय और कॉफ़ी। अगर चाय और कॉफ़ी दो हैं, अगर चाय की कीमतें बढ़ जाएं तो चाय महंगी हो गई, तो अब आप चाय पीना कम कर दोगे और चाय की जगह किसको दे दोगे, कॉफ़ी को दे दोगे। तो आपका भी कौन सा प्रभाव हुआ, यहाँ प्रतिस्थापन का प्रभाव हुआ। तीसरा आता है आय का प्रभाव, आय प्रभाव। अब आय प्रभाव कब होता है, आपकी मम्मी ने जैसे आपको 40 रुपीज़ दिए और कहा कि बाज़ार से जाके चीनी ले आओ। अब मम्मी ने 40 रुपीज़ दिए, वो इसलिए दिए क्योंकि मम्मी को ये याद है कि बाज़ार में चीनी का भाव कितना है, 40 रुपये। ठीक है, अब आप 40 रुपये की चीनी लेने गए, दुकानदार ने कहा कि चीनी का भाव अब 40 ना होकर 30 रुपये रह गया। तो 40 रुपये की पहले 1 किलो आती थी, अब कितने की आ रही है, 30 रुपये की 1 किलो आ रही। तो आपने कहा नहीं, मुझे तो मम्मी ने 40 रुपये दिए, मैं 40 रुपये की 1 किलो ही चीनी लेके जाऊंगी। ठीक, मैं ले जाओ। तो आप क्या कहा उन्होंने कि मैम आप ये 40 रुपये रख लो, मुझे 40 रुपये की चीनी दे दो। तो उसने कहा ठीक है, 40 रुपये में 1.25 किलो चीनी आएगी, आप 1.25 किलो चीनी ले जाओ। अब आपको 40 रुपये पहले कितनी चीनी मिलती, 1 किलो। अब लेकिन कितनी मिली, 1.25 किलो। मम्मी खुश हो गई कि देखा कितने समझदार बच्चे हैं, 1.25 किलो चीनी ले गए, मतलब थोड़े ज़्यादा लेकर आए, 250 ग्राम। तो अब यहाँ आपकी क्रय शक्ति बढ़ गई। कैसे कि जो चीज़ आप 40 रुपये में 1 किलो लेते हैं, अब आप 40 रुपये में उसको 1.25 किलो ले रहे हो। तो ये इसको हम कहते हैं आय प्रभाव। ठीक है, दो तरीके के आय प्रभाव होते हैं, एक होता है वास्तविक, होता है मौद्रिक। वास्तविक क्या कि 40 रुपये में आपके 1.25 किलो चीनी आ गई, तो ये वास्तविक आय प्रभाव है। और मौद्रिक कब होगा, जब आपकी सैलरी 5,000 रुपये थी और 5 से एकदम 10,000 रुपये हो जाती है, तो वो कौन, उससे जो आप मांग करोगे वो कौन सा होगा, मौद्रिक प्रभाव होगा। फिर चौथा है नए उपभोक्ता। नए उपभोक्ता, नए उपभोक्ता कौन से होते हैं, देखो जैसे मैंने आपको बताया कि चाय महंगी हो गई और कॉफ़ी सस्ती हो गई, तो अब जो चाय पीने वाले थे वो क्या पी रहे हैं, कॉफ़ी। तो वहाँ कॉफ़ी खरीदने के नए उपभोक्ता इकट्ठे हो गए, तो ये नए उपभोक्ता होता है। ठीक है, तो यहाँ ये इन 4 कारणों से जो आपका मांग वक्र है वो नीचे की तरफ गिरता हुआ होता है, ऋणात्मक होता है या नीचे की तरफ गिरता हुआ होता है। अतः वस्तु एक के मूल्य में गिरावट के बाद यदि उपभोक्ता की आय डेल PX1 PY घटती है तो उसकी क्रय शक्ति पूर्व स्तर में समायोजित हो जाती है। अब ये स्थानापन्न प्रभाव पढ़ा रहा है। स्थानापन्न प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव वही होता है जो मैंने आपको बताया, जिसमें आपको एग्जाम्पल याद रखना है, चाय और कॉफ़ी। तो आपको कुछ याद नहीं रहे पर सिर्फ एग्जाम्पल याद रखो, एग्जाम्पल से सब इजी हो जाता है। स्थानापन्न या फिर प्रतिस्थापन दोनों एक ही होते हैं। प्रभाव क्या होते हैं कि चाय और कॉफ़ी, चाय और कॉफ़ी का मतलब ये है कि अगर चाय की कीमतें बढ़ जाएंगी तो हम क्या पीना शुरू कर देंगे, कॉफ़ी। और अगर चाय की कीमतें घट जाएंगी तो हम क्या पीना शुरू कर देंगे, चाय। कॉफ़ी बंद कर देंगे ना, कम कर देंगे। तो उसे हम प्रतिस्थापन प्रभाव कहते हैं। लाल रेखा में परिवर्तन, अब ये देखो, अब ये आरेख में स्लेटी रेखा उपभोक्ता के बजट रेखा का प्रतिबिंब करती है। तो इसकी आय M है, तो दोनों वस्तुओं की कीमत P1 P2 है। ये स्थानापन्न प्रभाव बता रहा है कि किस तरीके से हमारी कीमतें तो एक रहेंगी, लेकिन हम किसी वस्तु, जैसे इससे पहले वाले में देखो, वस्तु जो दूसरी है उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ, लेकिन हमारी वस्तु क्या हुआ, वस्तु जो चाय थी उसकी कीमतें घट गई। घटने से क्या हुआ, उसकी मात्रा बढ़ गई। अब आप सोचोगे घटने से तो पीछे जाना चाहिए, ये आगे क्यों जा रहा है, क्योंकि कीमत में उल्टा होता है। कीमत में क्या होता है, ये आगे जाता है और जब कीमतें कम होती है तो ये आगे जाता है और कीमतें बढ़ जाती है तो ये पीछे जाता है।
क्योंकि उपभोक्ता का अधिमान एक अदृष्ट है, अतः इष्टतम बंडल x1 x2 बजट रेखा पर स्थित है। नीली रेखा बजट रेखा का प्रतिबिंब वस्तु एक है। डेल P1 x1 से घटा दी जाती है तो नीली बजट रेखा बाईं ओर समांतर शिफ्ट होती है। ध्यान दीजिए कि शिफ्ट हुई बजट रेखा के गुजरती है, ऐसे इसलिए क्योंकि आय इस प्रकार समायोजित की जाती है कि उपभोक्ता के पास केवल बंडल x1 x2 खरीदने के लिए धन रहता है। कहने का मतलब इतना है कि हमने अगर सरकार ने उपभोक्ता को जो आय मिली, जैसे 40 रुपये में 1.25 किलो चीनी मिली, अब उस पर हमने अब उन्होंने उस पर टैक्स लगा दिया तो वो चीनी की मात्रा कम हो गई, आय कम हो गई। तो उससे क्या होगा, उससे हम इतना करेंगे कि ना वो पहले वाली मात्रा को खरीद सके जो वो खरीदा था 40 रुपये की 1 किलो चीनी। यदि उपभोक्ता की आय कीमत में परिवर्तन के बाद इस प्रकार समायोजित की जाए कि वह किसी बंडल का चयन करेगा, जिससे निश्चित रूप से इष्टतम बंडल शिफ्ट हुई बजट रेखा पर स्थित होगा, परंतु क्या वह कोई भी बंडल बिंदु के बाईं ओर चुन सकता है? निश्चित रूप से नहीं। ध्यान दीजिए कि इस बजट रेखा पर स्थित, देखिए मैंने आपको बताया था बजट रेखा वाला, इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है, बस एक एक चीज़ अपने को समझनी है। देखो ये अपन ने बजट रेखा बनाई थी, मैंने आपको क्या बताया था कि बजट रेखा वाले जो हैं वो तो वो लेगा, यहाँ पे जो है ए पॉइंट, यहाँ पे जो भी वस्तु है वो उसको नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास तो इस यहाँ तक पहुँचने के पैसे हैं, तो वो यहीं पे क्यों रुकेगा। और ये वाली जो बिंदु है सी बिंदु, यहाँ पे भी वो नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उसके पास तो पैसे ही नहीं कि सी बिंदु तक पहुँच सके। उसके पास तो 100 रुपये थे, 100 रुपये में उसको यहाँ जमता है इस बी बिंदु पर, तो वो ना तो ए पे रुकेगा ना सी पे जाएगा, वो कहाँ रहेगा? बी पे रहेगा। तो इसे हम इष्टतम बिंदु कहते हैं, इसी को इससे बताया गया है। देखो इनमें से किसी भी बिंदु को तुलना में कम से कम एक बिंदु सतही बजट रेखा पर है जिसमें उपभोक्ता द्वारा अधिमानता दी गई है। वह भी ध्यान दीजिए कि क्योंकि x1 x2 कीमत परिवर्तन से पूर्व इष्टतम बंडल में होने चाहिए, अतः ये साफ है कि सभी बिंदु जो शिफ्ट हुई बजट रेखा पर x1 x2 के बाईं ओर है में निम्न स्तरीय होते हैं। मैंने आपको बताया था, देखो डायग्राम बनाओ, ये देखो बाईं ओर है मतलब इस साइड पर, तो वो क्या है? निम्न स्तरीय, नीचे की तरफ है। उसे खरीदने के लिए वो तैयार नहीं, क्योंकि उसके पास तो बहुत सारे पैसे हैं, उसके पास तो 100 रुपये हैं, वो 50 रुपये की चीज़ क्यों खरीदेगा। यदि उपभोक्ता द्वारा इनमें से कोई भी बंडल x1 x2 की तुलना में अधिमानता दिया जाता है तो वह ऐसा बंडल चुन सकता है। वह बंडल x1 x2 एक चुनना जारी रखेगा। ध्यान दीजिए खिसकी हुई बजट रेखा पर के सभी बंडल में जो x1 x2 की दाईं ओर से दिया गया है तो वह बंडल चुन सकता है। वह बंडल x1 x2 एक चुनना जारी रखेगा। अतः यदि वस्तु एक के कीमत में गिरावट आती है तथा उपभोक्ता की आय उसकी क्रय शक्ति से पूर्व स्तर पर समायोजित की जाती है तो युक्तिशील उपभोक्ता वस्तु एक का उपभोग नहीं कम करेगा। जिस वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर और उपभोक्ता की आय को इस प्रकार समायोजित करने पर कि वह उस बंडल को खरीद सके जिसे वह कीमत में परिवर्तन से पहले खरीदता था। वस्तु की इष्टतम मात्रा में हुए परिवर्तन को प्रतिस्थापन प्रभाव कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी वस्तु की कीमत कम हो जाती है तो हम उसकी मात्रा को बढ़ा देते हैं। अगर उसकी आय भी बढ़ जाती है तो हम ये कोशिश करेंगे कि वो इतना तो खरीद सके कि जितना वो पहले खरीद रहा था। परंतु यदि उपभोक्ता की आय में परिवर्तन नहीं आता तो वस्तु एक की कीमत में गिरावट के कारण उपभोक्ता अपनी क्रय शक्ति में वृद्धि भी महसूस करेगा। साधारणतः क्रय शक्ति में वृद्धि के कारण उपभोक्ता अधिक वस्तु का उपभोग करने के लिए प्रेरित होगा। जैसे मैंने आपको बताया क्रय शक्ति कैसे बढ़ जाएगी उसकी। अगर 40 रुपये की 1 किलो चीनी थी लेकिन अब 30 रुपये की 1 किलो है तो वो 1.25 किलो चीनी खरीदेगा और 1.25 किलो चीनी खरीदने के बाद उसे खुशी मिलेगी, वो इसमें गिनी जाएगी। वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन के फलस्वरूप क्रय शक्ति में परिवर्तन के कारण वस्तुओं को इष्टतम मात्रा में जो परिवर्तन होता है उसे आय प्रभाव कहते हैं। और आय प्रभाव क्या होगा? तो उसकी आय के बढ़ जाने पर आप वस्तु की मात्रा को अधिक खरीदने लगे तो वो क्या बन गया? आपका आय प्रभाव। मैंने बताया 2 तरीके के होते हैं प्रभाव। अतः वस्तु एक की कीमत में गिरावट से 2 प्रभाव आते हैं।
मिलकर कार्य करते हैं तथा वस्तु एक ही उपभोक्ता की मांग में वृद्धि होती है। अतः अन्य वस्तुओं की कीमत उपभोक्ता की आय तथा उसकी अभिरुचि व अधिमानता पर दिए गए होते हैं। कहने का मतलब है कि जो हमारा कीमत का प्रभाव है ये दो प्रभाव पर निर्भर करता है, एक हमारा आय प्रभाव और एक हमारा प्रतिस्थापन प्रभाव। वस्तु की मात्रा जिसका चयन उपभोक्ता इष्टतम रूप से करती है, वस्तु की कीमत में प्रतिलोम संबंध होता है। इस प्रकार किस वस्तु के लिए मांग वक्र साधारणतः नीचे की ओर प्रवण होता है, जैसा कि रेखाचित्र 2.11 में दर्शाया गया था। किसी वस्तु के उपभोक्ता की मांग तथा वस्तु की कीमत के बीच प्रतिलोम संबंध अक्सर मांग का नियम कहलाता है। ये मैंने आपको बता दिया कि जहाँ पर अन्य बातें समान रहने पर कीमत के घटने पर मात्रा बढ़ जाती है और कीमत के बढ़ने पर मात्रा घट जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, मात्रा घट जाती है। सॉरी, एक मिनट। किसी अन्य बातें समान रहने पर वस्तु की कीमत पे गिरने पर मात्रा बढ़ जाती है और कीमत के बढ़ने पर मात्रा घट जाती है। इसे हम क्या कहते हैं, मांग का नियम कहते हैं। ये हमें याद रखना है। मांग का नियम, यदि किसी वस्तु के लिए किसी उपभोक्ता की मांग उसी दिशा में है जिस दिशा में उपभोक्ता की आय है, तो उस वस्तु के लिए उपभोक्ता की मांग का उसकी कीमत के साथ विपरीत संबंध होता है। कहने का मतलब यही है कि कीमत और मांग के बीच में कैसा संबंध है, विपरीत संबंध है, अपोजिट संबंध है। मैंने आपको सिखाया है अभी, यही बात आपको पूरे में याद रखनी है कि अगर एरो ऐसे हैं, एक नीचे जा रहा है एक ऊपर जा रहा है, मतलब अपोजिट विपरीत दिशा में, तो यहाँ पर हमेशा नेगेटिव होगा, मतलब स्लोप हमेशा नीचे की तरफ मतलब उसको कहते हैं विपरीत दिशा में बनेगा। ठीक है, और अगर दोनों एरो एक ही दिशा में जा रहे हैं तो स्लोप हमेशा ऊपर की तरफ जाता हुआ बनेगा, मतलब धनात्मक बनेगा। रेखीय मांग वक्र, ये आपको नहीं करना। सामान्य और निम्न स्तरीय वस्तुएं, ये मैंने आपको बता भी दिया था। देखिए, जब हम कीमत के आधार पर बांटते हैं या आय के आधार पे कहें, तो आय के आधार पर जब हम बांटते हैं तो हम वस्तुओं को 3 तरीके से बांटते हैं। 3 तरीके की होती है आय के आधार पर। एक होती है सामान्य वस्तु, एक होती है निम्न स्तरीय भी कह सकते हैं, घटिया भी कह सकते हैं। ठीक है, और एक होती है गिफिन वस्तुएं। अब ये वस्तुएं क्या होती हैं, देखिए सामान्य वस्तु क्या होती है, अगर आपकी आय बढ़ गई तो आप क्या करोगे, बाजार में जाकर वस्तु को खरीदोगे। तो ये क्या है, सामान्य वस्तु के आय के बढ़ने पर आपने वस्तु की मात्रा भी बढ़ा दी। अब चाहे उसकी कीमत कुछ भी हो, कीमत से आपको कोई मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको आय के बढ़ने पर मात्रा बढ़ गई। अब दूसरी वस्तु है अपनी निम्न स्तरीय और घटिया वस्तु। पहले आपकी आय थी 500 रुपये, तो आप वो साइकिल चला रहे थे। अब आपकी आय हो गई 5000 रुपये। ठीक है, 500 से कितना फ़र्क है, 5000 का फ़र्क है। अब आपने स्कूटर खरीद लिया या बाइक खरीद ली, तो अब आपके लिए वो जो साइकिल है वो क्या हो गई, निम्न स्तरीय हो गई, घटिया वस्तु में आ गई। तो वो किस कारण हुई कि आय के बढ़ने पर आपने क्या कर दी, मात्रा कम कर दी, किसकी, साइकिल की। और गिफिन वस्तुएं कौन सी होती हैं, गिफिन वस्तुएं वो होती हैं जिसमें मात्रा हमेशा बढ़ जाती है आय के बढ़ने पर। कैसे कि आय एकदम से बढ़ेगी और बहुत ज़्यादा बढ़ेगी ताकि मात्रा